नेटा टाइप आधा कम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। देखो दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ 2000 किलोमीटर दूर से चल करके, और हिंदी सबको आती है ना? हाथ उठाकर बताएं जिसको हिंदी आती है, पीछे तक। अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, मेरी विचारधारा को पसंद नहीं करता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये जरूर बताता कि हिंदी आती है नहीं आती है। बिना माइक के पीछे तक आवाज आ रही है? अरे बिना माइक के पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक। देखिए, जय भीम कैसा होना चाहिए जैसे हम लोग लगाते हैं। जय भीम की लड़ाई एक ऐसी है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद ये जय भीम का नारा यहाँ घूमेगा, ये विरोधियों के दिमाग में घूमेगा। तो इतना तेज जय भीम लगाइए, कम से कम त्रिपुरा के आसपास के जो राज्य जैसे यहाँ बंगाल है, बांग्लादेश की दूसरा देश पड़ता है, वहाँ तक तो थोड़ी दूर चली जाइए, जानते नहीं जानते, लगाइए। जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। साथियों, हम तो खामोशी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। ये जो मैं कह रहा हूं शब्द ऐसे ही है। हम लोग भीम आर्मी का कार्यकर्ता, चाहे तो भाई चंद्रशेखर आजाद हो या बिना रतन सिंह हो, अब त्रिपुरा में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पैदा हो रहे हैं। यहाँ का कोई कार्यकर्ता हो, केरल का हो, वो कर्नाटक का हो, वो महाराष्ट्र का हो, वो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, हम सब कार्यकर्ता ऐसे ही। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। समझे मैंने क्या कहा? कितने लोग समझे? साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के अछूतों के लिए, भारत के शूद्रों के लिए, या उस वर्ग के लिए जिस वर्ग को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, उस वर्ग के लिए कुछ भी करने का काम किया हो, ऐसे तमाम संतों को कोटि कोटि नमन, नतमस्तक और सलूट। अब मेरा नमन है 21वीं सदी में जन्मे उन महामानव को। मेरा नमन है 21वीं सदी में जन्मे उन महामानवों को जिन्होंने भारत की महिलाओं को अधिकार दिए, जिन्होंने भारत के शूद्रों को अधिकार दिए। शूद्र का मतलब तो समझते हैं ना? शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो 3 वर्ण है वो विशेष है, और शूद्रों में जितने आप सब लोग बैठे हुए, महिलाएं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये सब जो है ये सब शूद्र। तो उन शूद्रों के लिए इस 21वीं सदी में जिस जिस महापुरुष ने उनकी उन्नति के लिए काम किया है, जैसे फूले साहब, पेरियार साहब, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे तमाम महापुरुषों को नतमस्तक करता हूं, सलूट करता हूं, नमन करता हूं। अब मैं एक विशेष महामानव को सलूट और नमन करता हूं, जिसका नाम है मान्यवर कांशीराम। कितने लोग मान्यवर कांशीराम साहब को जानते हैं? बेधड़क हाथ उठा करके बताइए। नहीं जानते? आज मैं बताऊंगा मान्यवर कांशीराम साहब कौन थे। मैं नमन करता हूं मान्यवर कांशीराम साहब को, जिन्होंने भारत के पिछड़ों को, भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को एक राजनीतिक जागृति दी। धीरे धीरे एक राजनीतिक जागृति दी। वो चाहे यूपी से मिली हो, वो शायद पंजाब से मिली हो, वो चाहे महाराष्ट्र से मिली हो, लेकिन एक ऐसी जागृति दी बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कि आज हम राजनीतिक लालसा के पोषक हो गए हैं। आज हम चाहते हैं कि आज का युवा राजनीति की ओर बढ़े और इस देश की, समाज की सेवा करे। उनको मैं कोटि कोटि नमन और सलूट करता। अब साथियों, क्योंकि पहली बार त्रिपुरा आया हूं, परिवार के लोगों से मिलने आया हूं, आज मैं अपने कुछ नियम भी तोड़ना चाहता हूं। मैं कभी मंच पर जाकर किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी का नाम नहीं लेता, ये आदत में शुमार है, लेकिन त्रिपुरा आया हूं अपने परिवार के लोगों से मिलने,
और जैसे मेरा अभी एक भाई भागीरथ भाई अभी बता रहा था कि अगर हमें फुटबॉल खेलने जाना पड़ता है तो परमिशन लेके जानी पड़ती है। तो बेफिक्र रहिए, 6 महीने सिर्फ भीम आर्मी को स्थापित करने में लगा दीजिए। जिन लोगों से आप परमिशन लेने जाते होंगे ना, वो घर आकर परमिशन ना दें तो अपने भाई को पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अभी हमारे साथी जो हैं स्पीच देकर के गए हैं, महाराज प्रदूत किशोर जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो आए, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। और एक अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड और राजशाही बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इतना सिंपल व्यवहार मैंने अब तक कम लोगों में देखा है। मैं आभारी हूं उनका कि इतना सिंपल व्यवहार है उनके अंदर। अब मैं एक साथ किसी के पद का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक साथ नाम लेता चला जाऊंगा। यहाँ के आयोजक कमेटी का भी, यहाँ के भीम आर्मी के जो पदाधिकारी नए बने हैं उनका भी। एंकर है हमारी बहन मनीषा घूस, ये नाम है मनीषा जी, दिलीदेव वर्मा जी, सुनील दास जी, मृत्युंजय मलिक जी, ब्रजलाल देवनाथ जी, अब्दुल फतर जी, राशिक लाल विश्वास जी, भागीरथ रविदास जी, रविंद्र दास जी, ये सब साथी जो मंच पर बैठे हुए हैं, आपका आभार और शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी दूर से यहाँ बुलाया, मेरे साथ मंच साझा किया, मुझे बोलने का मौका दिया और बाबा साहब अम्बेडकर की जागृति को पूरे देश में स्थापित करने में मेरी मदद की। अब मैं भीम आर्मी के वो साथी जो संचालन कर रहे हैं या जिन्होंने कार्यक्रम लगाया, जैसे संचालन की टीम हमारे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर प्रियनाथ दास जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष है, शायद अध्यक्ष नहीं आए ना, उनका स्वास्थ्य खराब है, जो हमारे यहाँ के स्टेट चीफ है वो नहीं आए ना, हाँ। निखिल दास जी, बिलवंत सरकार जी, रूपचंद सरकार जी, सुगम भौमिक जी, आह्वान सरकार जी, अभयजीत दास जी, सुब्रत दास जी, विश्वजीत दास जी, सुनील दास जी, विश्वजीत कुरी, रतन दास, मिथुन देवनाथ, किशोर देववर्मा, सुमंत देववर्मा, अनवर हुसैन, आसिम दास, पीसी विश्वास जी, एडवोकेट हैं साथी हमारे, तपन दास जी, शाम्बू विश्वास जी, लितन दास जी, मदन जी, शुभम जी, मानिक दास जी, मोहम्मद जैस्मीन मियाँ जी, मोहम्मद जमाल जी, बरेलाल जी, अर्जुन दास जी, आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मिलाया और भीम आर्मी को भारत के 24वें राज्य में स्थापित करने में मदद की। 24 राज्य में भीम आर्मी पहुँच चुकी है। माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ, तो कड़वे लोग हैं, सच्चाई को बयां करते हैं और सबको पता है सच्चाई जहर की तरह कड़वी है। तो सच्चाई सुनने के आदी रहिए। मुझे लगता है कि अगर सच्चाई सुनने के आदी रहेंगे, जो महापुरुषों का सपना है उसको हम आगे की ओर ले करके जा सकते हैं। सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि भीम आर्मी क्यों बनाई गई, भीम आर्मी का उद्देश्य क्या था बनाने का, और इसको इतने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने पहचान क्यों दी। देखिए, भीम आर्मी 21 जुलाई सन 2015 को सहारनपुर जिले का एक छोटा सा गांव पड़ता है फतेहपुर, जो मेरा खुद का गांव है, पैतृक गांव नहीं है, निवास स्थान मेरा वहां पर है। वहां पर बनाई गई थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी और हमारे द्वारा। हम चंद्रशेखर भाई और मित्र भी हैं। उससे 2-3 महीने पहले हम सिर्फ सोच रहे थे, बेरोजगार थे, तैयारी कर रहे थे, बच्चों को तैयारी करा रहे थे कंपटीशन की, सोच रहे थे कि कुछ किया जाए। तो एक अखबार में एक वर्ड देखा हमने, दलित। हमने ये सोचा, यार जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसको देश की बेटी कह दिया जाता है, जब कोई बुजुर्ग पिटता है, हत्या होती है, तो उसको देश का व्यक्ति कह दिया जाता है। लेकिन ये दलित वर्ड जो नेताओं के सामने लग जाता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के सामने लगा हुआ है, जैसे बाबूजी जगजीवन राम जी के सामने लगा हुआ है, जैसे हमारे मंडल साहब उनके सामने लगा हुआ है, जैसे माननीय काशीराम साहब के सामने लगा हुआ है, ये दलित वर्ड जो चुभा, यार ये विशेष लोगों के लिए ही क्यों है। तब सोचा नहीं, कुछ करना चाहिए। तो कंपटीशन करते थे, अखबार पढ़ते थे, तो अखबार में तो बंगाल की खबर भी जाएगी, बड़ी घटना होगी, त्रिपुरा की भी जाएगी, यहाँ की भी कुछ घटनाएं पड़ी, कभी पंजाब की पड़ी। तो एक संगठन का निर्माण कर दिया और काम करना शुरू कर दिया, डोर टू डोर जा करके। सोचा समाज की अगर उन्नति हो सकती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पहले नारे से हो सकती है, वरना दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो इस देश के दलित आदिवासियों की तरक्की कर सके, इस देश के ओबीसी समाज की या मुसलमानों की तरक्की कर सके। वो है शिक्षा। भीम आर्मी पाठशालाएं खोलनी शुरू की, 450 पाठशालाएं हमने 4 महीने में खोल दी। टीम बढ़ती चली गई, हम पाठशालाएं खोलते चले गए, टीम बढ़ती चली गई, हम पाठशालाएं खोलते चले गए। उन पाठशालाओं में हमने बताया कि इस देश का मुसलमान वो मुसलमान है
जिसने आज़ादी के समय पर सबसे ज़्यादा अपने सिरों की कुर्बानियाँ दी, ये मैं नहीं कहता, ये आप नेट पे निकाल के ढूंढ लीजिएगा कि देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले लोग कौन हैं। सबसे नंबर 1 पर मुसलमान का नाम आएगा। हमने उनको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश में मुझ जैसे बच्चे को समानता का अधिकार देता है, एक समान बोलने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री स्पीच कहीं भी खड़ा होकर के दे सकता है, तो ये विनय रतन सिंह भी जाकर त्रिपुरा में, बंगाल में, बिहार में कहीं पर भी खड़ा होकर स्पीच दे सकता है। ये आर्टिकल 19 समझ देता। हमने उन बच्चों को ये बात सिखाई, हमने उनको फूले साहब की शिक्षा सिखाई, हमने उनको ये बताया कि ये वो देश है जहां जिस दिन टीचर डे मनना चाहिए था उस दिन टीचर डे नहीं मनता। ये वो देश है। ये जो माता सावित्रीबाई फुले आप देख रहे हैं, एक माता और माता फातिमा शेख, इन्होंने कितना अपमान सहा होगा, कितना अपमान इन्होंने सहा होगा इस देश की दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोच कर डर लगता है साहब, पढ़ना तो दूर, पढ़ता हूं तो रो पड़ता हूं। सोच कर डर लगता है। 3 जनवरी को सही मायने में टीचर डे अगर कभी आता है तो उस तिथि का नाम है 3 जनवरी, जिस दिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। सही मायने में टीचर डे है तो वो है, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम नहीं जानना चाहते। अगर ये माँ उस समय त्याग ना करती, बलिदान न देती, जो मेरी बहन आज यहाँ बैठी हुई है ना, इतने स्वतंत्र होकर के जो बैठी हुई हैं, शायद इतनी स्वतंत्रता न मिली होती। अभी एक मेरी बहन यहाँ से वो लेके गई हैं, ट्रॉफी लेकर के गई हैं हमारे साथी के जरिए, इतनी स्वतंत्रता ना मिलती। फिर भी मैं आपको सबको टीचर डे की भी बधाई देता हूँ, लेकिन मैं ऐसे टीचरों को बधाई नहीं देता। महाभारत पढ़ी है, महाभारत तो जानते होंगे, काव्य है, जानते हैं, मैंने भी पढ़ी है। उसमें एक पात्र है द्रोणाचार्य, वो एकलव्य का अंगूठा काट लेता है, इसलिए कि एकलव्य उसको गुरु मान लेता है, मूर्ति बना करके अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा कर देता है कि उसके जैसा धनुर्धर कोई नहीं होता। तो वो द्रोणाचार्य उस एकलव्य का अंगूठा काट लेता है। ऐसे टीचरों को मैं टीचर डे की बधाई नहीं देता, मैं टीचर डे की बधाई देता हूँ माता फातिमा शेख जैसे टीचरों को, मैं टीचर डे की बधाई देता हूँ माता सावित्रीबाई फुले साहब के जैसे लोगों को, बिल्कुल देता हूँ। इन लोगों को टीचर, ऐसे जो टीचर हैं उनको मेरी ओर से दिल की गहराइयों से टीचर डे की हार्दिक बधाई। और पूरी ताकत के साथ जब भी वो मुझे आदेश करेंगे, जब भी इन पर कोई विपदा आएगी, तो विनय रतन सिंह भीम आर्मी के साथ फ्रंट पर खड़ी होगी। बहुत सारी समस्याएं देश में है। मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर ये जो आंदोलन है, जो भी पीड़ा यहां पर चल रही है, जो पीड़ा यहां पर चल रही है कि ये लड़ाई, त्रिपुरा में अलग मर्डर होगा, दिल्ली में अलग लोग पिटेंगे, हरियाणा में अलग मुसलमान काटे जाएंगे, यहां दलित अलग मरेंगे, ये जो लड़ाई है ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? मैंने बताया ना यहाँ आते ही कि मैं लगभग 2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। बस सिर्फ यही एक कारण है कि दिल्ली से जितनी दूरी प्रदेशों की होती जा रही है, ये लड़ाई उतनी कमजोर होती जा रही है। आरएसएस को सबने देखा होगा ना, सबने देखा। आरएसएस के लोग दक्षिण भारत में गाय का मांस खाते हैं। यकीन ना आए मेरे साथ चलिएगा, दक्षिण में खुली दुकानों पर आरएसएस के लोग गाय का मांस खाते हैं, वहीं उत्तर भारत में, पूरा भारत में गाय के नाम पर मुसलमानों को मार देते हैं। दोहरा चरित्र है, बताइए है नहीं दोहरा चरित्र? ये हम बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं समझ पाए आज तक, ये समझना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो ये मानता है इस देश में महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, जो ये मानता है कि इस देश में जाति व्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन प्रत्येक जाति के व्यक्ति को समान जीने का अधिकार है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। हम लोग बढ़े, पूरे देश में हमारे जैसे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी अकेले नहीं है, पूरे देश में हम जैसे ना जाने कितने लोग हैं। हमने सिर्फ इस आंदोलन को एक जगह जोड़ना शुरू किया। हमने सबसे पहले यूपी जो 4 हिस्सों में डिवाइड है उसको जोड़ा, फिर हमने हरियाणा को जोड़ा, फिर हमने उत्तराखंड को जोड़ा, फिर हमने हिमाचल को जोड़ा, फिर जम्मू कश्मीर को जोड़ा। ऐसे करते करते हमने 24 राज्य जोड़ दिए साहब। और उस जोड़ने का फायदा ये हुआ कि अब अगर आज के बाद त्रिपुरा में कोई घटना घटित होगी तो त्रिपुरा वाले लड़े ना लड़े, बिहार वाले जरूर लड़ेंगे, वहां जाकर के वो आंदोलन खड़ा करेंगे, बंगाल वाले जरूर लड़ेंगे, यूपी वाले जरूर लड़ेंगे। और जब हम सब लोग लड़ेंगे ना, तो तभी इनके दिमाग खराब होंगे, तभी इनको लगेगा। अभी मनीषा वाल्मीकि का नाम आया था यहाँ जी, कुछ लोगों ने सुना होगा, सुना है। एक बेटी का रेप हुआ था यूपी के अंदर, वो दर्दनाक रेप था, रातों रात चला दी। इस हिस्से से 6 फैक्टर थे,
ये फ्रैक्चर थे, जीभ काट ली गई थी। जी भारत के इतिहास में पहली बार बलात्कारी के पक्ष में सभा हुई थी, आरएसएस के लोगों ने की थी, पहली बार। अब समझिए उस बेटी को न्याय क्यों मिला। वो 7 दिन हॉस्पिटल में पड़ी तड़पती रही। एक नेता, एक अधिकारी उसके पास नहीं गया। लेकिन जिस दिन भीम आर्मी का पदाधिकारी वहां पहुंचा, अगले दिन राहुल गांधी का भी बयान आता है, अगले दिन आम आदमी पार्टी का भी बयान आता है, अगले दिन फलानी पार्टी का भी बयान आता है, डिगड़ी पार्टी का भी बयान आता है, सारी पार्टियों के नेताओं के बयान आ जाते हैं, क्योंकि वहां भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाता है। समझिए ताकत क्या थी। वो चंद्रशेखर भाई की ताकत नहीं थी, वो ताकत थी आप सब लोगों की, क्योंकि पता था सरकार को कि चंद्रशेखर आजाद एक आह्वान करेगा, इस देश से लाखों करोड़ों लोग यूपी से दिल्ली की गलियों में दिखाई देंगे। वो ये ताकत थी। अब ये घटना घटती है इसमें केरल के अंदर। केरल में वामपंथियों की सरकार है। कोई भाई बैठा हूं बुरा मत मानेगा, मैं सम्मान करता हूं सभी का। केरल में वामपंथियों की सरकार रही है, अभी तक वामपंथियों की सरकार है। वहां रबड़ फैक्ट्री के मालिक की लगभग बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ी, अरबों खरबों की जमीन होगी। उस जमीन के अंदर 40 परिवार, दलित परिवार रहते थे। उस जमीन की 4 दीवारी की गई थी, जैसे ये 4 दीवारी है, और एक गेट लगा हुआ था। पिछले 27 साल से, चाहे तो वामपंथी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, पिछले 27 साल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस दीवार को तोड़ दे। अगर कोई बहन गर्भवती हुआ करती थी ना, तो 4 फुट की दीवार चढ़ करके और फिर उसको उतरना पड़ता था, तब जाकर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता था। भीम आर्मी का वहां गठन हुआ। गठन होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया, भैया ऐसी बात है, हत्या हो सकती है। हमने कहा अगर समाज के लिए हत्या भी हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तोड़ दो। वो दीवार तोड़ दी गई, जबकि उस दीवार को लेकर, उस दीवार को तोड़ने के, उस गेट को तोड़ने के हाई कोर्ट तक के आदेश थे, तब भी किसी में हिम्मत नहीं पड़ी उस दीवार को तोड़ने की। वो दीवार जैसे टूटी, हाहाकार मच गया केरल के अंदर, उन लोगों के अंदर जो मनु की व्यवस्था को स्थापित रखना चाहते थे, और हाहाकार मच गया उन लोगों में जो बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को स्थापित रखना चाहते थे। उस दीवार के टूटते ही जितने वहां 100 संगठन थे, वो सारे के सारे एक बैनर के नीचे, झंडे के नीचे आकर खड़े हो गए। और जितने के जितने वहां मनुवादी व्यवस्थित लोग थे, उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई, नहीं, ये भीम आर्मी वाले भाषा को नहीं जानते, ये क्षेत्र को नहीं जानते, ये अपनी जातियों को नहीं जानते, ये धर्म को नहीं जानते, इनका तो एक ही नारा, बाबा साहब अम्बेडकर। और जब नीला गमछा पैर करके बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यकर्ता चलता है, आज पूरे देश में आवाज है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली अधिकारी कह देता है, ऑटोमेटिकली नेता कह देता है कि ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता हो, क्या देता है, यहाँ भी हो जाएगा सुन जल्दी। वो दीवार तोड़ी गई। दीवार तोड़ने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भीम आर्मी के कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठाने की। जिनकी सरकार थी वो दीवार नहीं तोड़ पाए, जो ओपोजिशन था वो दीवार नहीं तोड़ पाया, लेकिन जो कहीं नहीं थे, सिर्फ एक यूनिटी पावर दिखाई, बाबा साहब के एक नारे पर काम किया, संगठित होने वाले नारे पर काम किया, तो वो दीवार 27 साल के बाद टूट गई, और अभी वो टूटी हुई है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही पूरी सरकार को भी जोड़ने की। ये है यूनिटी पावर। ये यूनिटी पावर पूरे देश में है। मैं आपको इंटेलेक्चुअल बात बताने नहीं आया, मैं आपको ये नहीं बताने आया कि मैं एससी एक्ट में क्या क्या प्रावधान होंगे, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट गिनवाने नहीं आया, मैं आपको ये बताने नहीं आया कि हमें नौकरियों का आधार कैसे तैयार होगा, नहीं, मैं सिर्फ आपकी यूनिटी एक जगह इकट्ठा करने आया हूँ। सबसे पहले लड़ाई मान सम्मान की है, और वो मान सम्मान की लड़ाई अगर हो सकती है तो यूनिटी से हो सकती है, दूसरी कोई ताकत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जगह एक प्रोफेसर अगर खड़ा हो जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको डिफाइन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन यूनिटी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से हम लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस यूनिटी को जोड़ते हुए लगातार जा रहे हैं। और अगर हमने यूनिटी जोड़ी तो सोचिए देश में क्या होगा। जिनको देश में छूत रखा गया हो, जिनकी बेटियों को आज भी केरल में सम्मान ना होता हो, जिनकी बेटियों के आज भी बलात्कार होते हैं, जिनको सिर्फ इसलिए मार जाता हो कि वो मूछें बड़ी बड़ी रखते हैं, जिनको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता हो कि शादी के अंदर, शादी में वो घोड़े पर बैठकर चलते हैं, आज उन्हीं के समाज के लोग, उन्हीं के परिवार के लोग देश की एक सबसे बड़ी ताकत में बदलते जा रहे हैं। सोचिए अगर ये ताकत बनी तो क्या होगा। जो आज चीख चीख कर ये दावा करते हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, जो आज चीख चीख कर ये दावा करते हैं वो दलित आदिवासियों की सुरक्षा करेंगे, जो आज चीख चीख कर मुसलमान को आतंकवादी बता देते हैं, जो चीख चीख कर दलित आदिवासियों को नक्सली बता देते हैं, सोचिए अगर ये यूनिटी बनी तो उनका क्या होगा। मत जाएगा। तो ये यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल जरूरी है, संवैधानिक वे में जरूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जरूरी है, मान्यवर साहब काशीराम साहब के लिए जरूरी है। ये यूनिटी जरूरी है इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। आप लोगों को शासनकर्ता जमात बनना है। अगर सिर्फ ये राज देश में चलता रहेगा, आज देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। कोई ये कहता हो कि लोकतंत्र है तो मुझे बताइए एक पार्टी का नाम गिनवाइए जिसमें लोकतंत्र हो। नहीं, राजतंत्र है। बेटे का बेटा नेता, बेटे का बेटा नेता, बहन जी का बेटा भतीजा नेता, मुलायम सिंह का बेटा नेता, बंगाल वालों का भतीजा नेता। ये अगर यही सब नेता बनेंगे तो आप जैसे हम जैसे जो लोग बैठे हुए हैं ये कैसे घास काटेंगे। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एजुकेशन का राइट दिया है, जो हम लोगों ने राजनीति पढ़ करके समाज के काम कर करके राजनीति सीखी है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? जो असली राजनीति करना जानते हैं, जो भूखे का दर्द समझना जानते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो समझिए इस देश में पुनः राजतंत्र लागू हो चुका है। लगातार सारे राजनीतिक दल राजतंत्र को बढ़ावा देने पड़ लगे हुए हैं। मारिए ठोकर, जैसे भी भैया यहाँ पर कह रहे थे कि मारिए ठोकर ऐसी व्यवस्था को, खींच कर लात मारिए ऐसी व्यवस्था को, कीजिए समाज से नए नेता तैयार। इस देश में एक संस्था है जो एक रात में नेता पैदा करती है। साहब गौर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक संस्था है जो पिछले 20-30 साल, पिछले 100-125 साल से काम कर रही है और जो रातों रात नेता बना सकती है। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। RSS रातों रात नेता पैदा करती है। लेकिन अब उनकी एक और लेकिन इस देश में अभी मूल निवासी की एक संस्था और पैदा हो गई है, वो रातों रात नेता पैदा करते हैं। तो हम 2 घंटे में नेता पैदा करने की क्षमता रखते हैं। उसका नाम है भीम आर्मी भारत एक कम। तो आपका फर्ज बनता है वो प्रत्येक दलित परिवार, वो प्रत्येक आदिवासी समाज का परिवार, वो प्रत्येक बैकवर्ड समाज का परिवार वो आए और इस घर का एक कार्यकर्ता बन जाए। जिस प्रदेश की, जिस देश की राजनीति कहोगे दिनों दिन बदलनी है, दिनों दिन बदल दी जाएगी, क्योंकि सारी राजनीति लोकतंत्र के तहत आती है, सारी राजनीति यूनिटी के तहत आती है। कर दीजिए एक बार, हो जाइए त्रिपुरा में भी शुरू, बिल्कुल हो जाइए। कोई एट्रोसिटी हो तो 10 मिनट के 5 केंद्र में खबर आ जानी चाहिए कि त्रिपुरा में ये एट्रोसिटी हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी बद पीट देंगे, ऐसी बात पीट देंगे कि आज अगर हमारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर देता है ना कि फलानी जगह ऐसा घटना घटित हुई है, तो 20 मिनट से पहले वहां के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का मैसेज आ जाता है कि भैया इस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, आप जा करके थाने में पता कर लीजिए, चौकी में या पता कर लीजिए। ये यूनिटी की पावर है साहब, और कुछ नहीं है। अभी 2 अप्रैल तो सबको याद होगा ना, जब SC/ST एक्ट का पूरा देश के अंदर बवाल मचा था। जी जी। भीम आर्मी ने 12-13 साथी खोए थे अपने, हमारे 12-13 साथी समाज के, वो हमारे बीच से चले गए। उसके बाद एक घटना और याद होगी, दिल्ली की गलियों में कॉन्स्टिट्यूशन जलाया गया था। कितने लोगों को पता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, यहाँ पता है लोगों को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली गलियों में जलाया गया था। चलिए आप इसे सवाल करते हैं फिर, जब कॉन्स्टिट्यूशन जलाया गया था, आपकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है ना, आपको जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन से है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जला, आपने कितने समाज के लोगों से, कितने प्रशासनिक लोगों से और कितने राजनीतिक लोगों से सवाल किया कि कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली में जला है, इसके इवेज में सरकार क्या कर रही है? सर मैंने अपना जो एरिया के MLA से मैंने बात किया था जी। जब बात किया था तो इस बात को उसने नेगलेक्ट किया था। बस ये बस इतना ही जानना था। समझिए 5000 साल की गुलामी के बाद जब महिला को सम्मान मिले, यहाँ के शूद्रों को सम्मान मिले, और सिर्फ 70 से 80 साल में उस महान ग्रंथ में कहूँगा संविधान को लोग जला देते हैं, तो समझिए इनकी मानसिकता किस हद तक नीचे गिर गई। देखिए मांगने से भीख मिल सकती है साहब। अगर कोई ये कहता हो कि मांगने से कोई आपको राज दे देगा, मांगने से कोई आपको सम्मान दे देगा, मांगने से कोई सत्ता दे देगा, या मांगने से कोई रोटी दे देगा, नहीं। पूरे देश में कहिए मांगने से तो सिर्फ भीख मिल सकती है। मैंने तो यही सीखा, मांगने से सिर्फ भीख मिल सकती है, या तो चीज़ों को कमाना पड़ता है या फिर छीनना पड़ता है। और देखिए हम छीनने वाले लोग, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम चीज़ें छीन लेते हैं। अगर हमें ये लगता है कि सामने वाला हमारा हक अधिकार खा रहा है तो हम उससे छीनने की ताकत रखते हैं, और जब तक छीन ना लें दम नहीं लेते। उदाहरण दूंगा, बिल्कुल उदाहरण दूंगा। SC एक्ट का फैसला था, एक दिन लड़े थे ना हम लोग, एक दिन आंदोलन हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा था, नहीं बदलना पड़ा था?
अभी दिल्ली के अंदर एक गुरु रविदास गर्जी का तुगलकवाद का आंदोलन हुआ था, पता है कुछ लोगों को? जो रविदासी समाज के लोग हैं उनको पता होगा, या जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। वो जब हुआ तो एक दिन लड़े थे ना, एक दिन दिल्ली, मैं भी जेल गया था, हम 96 लोग जेल गए थे। एक दिन दिल्ली बंद कर दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट को फैसला वापस लेना पड़ा था। तो भीम आर्मी एक इतनी बड़ी यूनिटी और इतनी बड़ी ताकत है कि अगर एक बार खड़ी हो जाएगी तो वो एक दिन में फैसला वापस कराती है। पूरे देश में हमें तो नहीं लगता। किसान 1 साल हो गए बेचारे पड़े हुए हैं। ये मेरा अहम नहीं बोल रहा, ये कोई भाई मत सोचेगा, नहीं, ये साथी यूपी दिल्ली से आकर के यहाँ घमंड वाली बात कर रहे, नहीं, ये घमंड नहीं है, ये पूर्ण विश्वास है मुझे मेरे समाज पर। उस समाज पर विश्वास है जो साई की तरह 24 घंटे हमारे साथ खड़ा रहता है। उस समाज पर विश्वास है जो आज हमारे दम पर, भीम आर्मी के दम पर क्षेत्र में गलत काम नहीं होने देता। उस समाज पर विश्वास है कि जब कहीं गलत होता है तो हमारा पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, इसको गले में डालकर चला जाता है और जाकर कहता है अपने यहाँ के एमएलए को और एमपी को कि ये गलत करोगे तो बख्शूंगा नहीं। उस समाज पर विश्वास। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अपील है कि देखिए ये मूवमेंट आज जो बड़ी मुश्किल से पूरे देश में खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को अगर संभालना है, इस मूवमेंट को अगर आगे लेकर जाना है तो आपको किसी ना किसी का तो कंधा मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपको लगता हो भाई चंद्रशेखर आजाद में वो क्वालिटी है कि ये व्यक्ति कभी बिकेगा नहीं, ये व्यक्ति कभी रुकेगा नहीं, इस व्यक्ति की क्षेत्र में जाकर इंक्वायरी करा लीजिए, इस व्यक्ति की अधिकारियों से इंक्वायरी करा लीजिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं ये बहुजन मूवमेंट चला सकता है तो इस व्यक्ति के कंधे को एक बार मजबूत करने का काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और जिस दिन आपको ये लगने लगे नहीं विनय रतन गलत बोल के गए थे, उसी दिन फ़ोन करके फिर दोबारा बुला लीजिएगा, जैसे अब इस बार आया हूँ फिर आ जाऊँगा, और मुझे यहीं इसी मंच पर खड़े करके डांटिएगा, बताइएगा भैया आप गलत बोल कर गए। जिन क्षेत्रों में हमने काम किया, जब आप कभी इस क्षेत्र में आएंगे, हमारे साथियाँ बता रहे थे कि रुड़की रहे हैं, रुड़की सहारनपुर रहे हैं, इन क्षेत्रों में हमने काम किया है, खुद मोटरसाइकिल से चलकर, पैदल चलकर। कभी मौका मिले उन क्षेत्रों में जाइएगा और पूछिएगा कि ये लोग काम कैसा करते थे। आज तो आप सब लोग सम्मान देते हैं, अच्छा मंच लगा देते हैं, टिकट बुक करा देते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो तब आपको पता लगेगा कि काम 101% ईमानदारी से किया है, बहुजन महापुरुषों को ईमानदारी से पढ़ कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि साहब काशीराम साहब ने सामाजिक उत्थान और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाया था पूरे देश के अंदर। उसी के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार दी थी और बंगाल तक जो है अपने विधायक जिताए थे, जिला पंचायत सदस्य जिताए थे। वो आर्थिक मुक्ति आंदोलन क्या था ये हमें समझना पड़ेगा। इस देश की जितनी खनिज संपदा है, पेट्रोलियम हो, मैग्नीशियम हो, कोयला हो, लोहा, जिंक हो, वो सारी खनिज संपदा, वो सोने की खाने हो, वो सारी खनिज संपदा इस देश के मात्र 1 या 2% लोगों के अधीन है। टाटा, बिरला, अंबानी, वो उनके अधीन है। सही मायने में संपदा किसके अधीन होनी चाहिए थी? वो इस देश के जो वो वर्ग है जिसकी उन्नति नहीं हो पाई है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन के रूप में छोटी सी मदद दे करके गए हैं, वो संपत्ति सही मायने में उन लोगों की होनी चाहिए थी। लेकिन आज है किसकी? वो आज इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की है। आज भी भारत के अंदर ना जाने कितने दलित आदिवासी ऐसे हैं बेचारे जो भूखे सोते हैं रात को, और वो लोग आज भी इतने पैसे बर्बाद करते हैं कि उनके कुत्ते कहीं ना कहीं से ज़्यादा अच्छा खाना खा लेते हैं। समझिए, ये समझिए कि ये देश किस ओर जा रहा है। ये देश हिटलर साई की ओर जा रहा है। ये देश उस ओर जा रहा है जैसे हिटलर के राज में सिर्फ रोटी खाने को विकास समझा जाता था, कि जिसको रोटी मिल गई वो समझ रहा था कि विकास हो गया, कि मैं जिंदा हूं। ये देश उसी ओर लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था हमें मजबूत करनी है, हमें अपने समाज के लोगों को मजबूत करना है, क्योंकि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी ना, जब तक हमारे पेट में रोटी नहीं होगी ना, तब तक हम सोच ही नहीं सकते उससे आगे, जब तक हम राज की ओर चल ही नहीं सकते। और अभी हमारे पेट खाली हैं साहब। तो सबसे पहले हमें क्या व्यवस्था करनी है? यूनिटी पावर बना करके सबसे पहले हमें पेट की व्यवस्था करनी है, रोटी की व्यवस्था करनी है। जब उस रोटी की व्यवस्था हम धीरे धीरे कर लेंगे, फिर इस देश की गद्दी पर कैसे कब्जा करना है इसका प्लान तैयार करना है। और जब इस देश की गद्दी का प्लान तैयार होगा तो कर्नाटक के हुबली में जो सोने की जो खान है,
उस पर यहाँ के बहुजनों का जब कब्जा होगा, जो झारखंड के अंदर मैग्नीशियम की खान है उस पर जब यहाँ के बहुजनों का कब्जा होगा, और अन्य जो खाने पेट्रोलियम की हैं, तो जब यहाँ के बहुजनों का कब्जा होगा और वो बांट दी जाएगी, तब जाकर के इस देश के कुछ बहुजन कहीं ना कहीं मजबूत हो पाएंगे। आज प्राइवेटीकरण के नाम पे समझिए क्या किया जा रहा है। प्राइवेटीकरण सिर्फ देश को प्राइवेट नहीं किया जा रहा। अगर हम ये समझ रहे हो कि इस देश को प्राइवेट किया जा रहा, नहीं, इस देश की वो जमात जो लड़ने लगी है, जो पढ़ने लगी है, उसको बेकार किया जा रहा है। क्योंकि रिजर्वेशन के आधार पर हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी इस देश की अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छी संपन्नता पर बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ अगर 1% भी लोग लड़ने वाले निकल गए हैं, तो सिर्फ उन 1% लोग जो लड़ रहे हैं उनको फाइट करने के लिए इस देश को प्राइवेट किया जा रहा है। कोई कहता हो इस देश की उन्नति के लिए इस देश को प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये बेवकूफाना सवाल है। क्योंकि गैस सिलेंडर पहले 300-400 का था, आज 1000 के आसपास हो चुका है। ऐसा ही है ना, 1000 के आसपास गैस सिलेंडर हो गया। बिल्कुल। तो समझिए, ये सिर्फ हम जैसे लोगों को दबाने के लिए, जो आज खुलकर आवाज उठाने लगे हैं, जो आडंबरवाद के खिलाफ बोलने लगे हैं, सिर्फ उनको सिखाने के लिए इस देश को प्राइवेट किया जा रहा है। क्या सोचते हैं इस देश का दलित, क्या सोचता है? CNRC आया, बहुत सारे प्रदेशों के दलित आंदोलन में निकले, बहुत सारे प्रदेशों के दलित आंदोलन में नहीं निकले। सबने कहा ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई है। RSS ने भी ये भ्रम क्रिएट किया कि CNRC मुसलमानों के लिए है। जरा सोचिए, जिन्होंने यहाँ 700-800 साल राज किया हो, उनको अपना प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है? बंगाल में पड़े हुए जो आदिवासी हैं, जहाँ बाढ़ आ जाती है, उन पर ना तो पहचान पत्र है, ना वोटर ID कार्ड है, वो अपनी नागरिकता कहाँ से सिद्ध करेंगे? बताइए। असम में जो अधिकतर लोग डिटेंशन कैंप में पड़े हुए हैं वो कौन है? बताइए मुझे। बिहार में बाढ़ से फिर सारी चीजें घर टूट कर बह जाते हैं, उनके घर में वोटर ID कुछ नहीं है, कहाँ से सिद्ध करेंगे यहाँ के नागरिक? मैं खुद की बात करूं, मेरे पिताजी UP पुलिस में सिपाही थे, अब रिटायर हो गए। मेरा जन्म किसी और डिस्ट्रिक्ट का है, मैं आज रहता कहीं और हूँ, मेरा पैतृक गाँव कहीं और है। मैं कहाँ से अपने जन्म को सिद्ध करूंगा कि मैं ओरिजिनल हूँ या मेरा रतन हूँ या नहीं हूँ? बताइए। एक्चुअल में लड़ाई किसकी थी? एक्चुअल में देश के दलित और आदिवासियों फाइट करने की लड़ाई थी कि इनको कैसे दबाया जाए, इनको कैसे चुप किया जाए। मैं तो आभारी हूँ मुस्लिम समाज का, वो लड़ा, मजबूती से लड़ा, खड़ा रहा। अब हमें समझना पड़ेगा, अगर ये लड़ाई हम इंडिविजुअल तौर पर लड़ते रहे तो साथियों होगा कुछ नहीं। जो लोग संपन्न है वो अपने घर में बैठेंगे 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। क्योंकि अभी एक BJP के मंत्री ने बयान भी दिया, बाबा है कोई, नाम उसका साथ मध्य प्रदेश का है, कि सन 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। उन्होंने अपने सारे साफ कर दिए हैं। और समझ लीजिए साहब, ये जो देश के शूद्र हैं, सारी महिलाएं शूद्रमाती हैं। अगर देश में संविधान नहीं है ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ना तो आप दाढ़ी टोपी रखने लायक हैं, ना मैं अच्छे कपड़े पहनने लायक हूँ, ना ही आप अच्छे काम करने लायक। कर्नाटक की एक प्रथा याद होगी, देवदासी प्रथा, कितनों को याद है? याद है? महिलाओं को इतना ही कहूंगा कि देवदासी प्रथा याद है। केरल की एक प्रथा और याद होगी, स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, याद है ना? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो ये होगा। मनुस्मृति कितने लोगों ने पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी हो तो इस मेरी बहन ने ना पढ़ी हो, या दो साथी कहता हूं मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ऑनलाइन बुक कीजिएगा, 600 रुपये किताब आएगी, उठाकर पढ़ लीजिएगा, सारी भाषाओं में है। मनुस्मृति में मुझे बोलने का अधिकार नहीं, अब तक तो मेरी जीभ काट ली जाती। मनुस्मृति के कानून के अनुसार मेरे कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता अगर मैं कुछ सुन लेता, अच्छा कुछ शास्त्र सुन लेता। लेकिन उस गुलामी से आजादी मुझे किसने दी? भारतीय संविधान में। तो ये समझिए, ये सोचिए कि भाषा, धर्म और जाति के आधार पर बंटना बंद कीजिए। कल कोई आपको यहाँ पर आके ये कहे कि एक यूपी का व्यक्ति यहाँ आया था और आधा घंटा बोलकर गया है, वो तो यूपी चला गया,
वो तुमको भड़का कर गया है, तो उस आधार पर बट मत जाइएगा दोस्तों। अगर उस आधार पर बटोगे तो कमजोरी पैदा होगी, कमजोरी पैदा होती है तो चीजें टूटती हैं, और टूटी हुई चीजें कभी जुड़ा नहीं करती। सिर्फ इस मूवमेंट को स्थापित करने में साथ दे दीजिए। आपने हर बार सबका साथ दिया, इस बार भीम आर्मी का साथ दे दीजिए। भीम आर्मी कोई नाम, कोई चेहरा नहीं है। भीम आर्मी वो प्रत्येक आदमी है जो न्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ता है, खड़ा हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ता है, जो बेटियों के लिए लड़ता है, जो इस देश के लिए लड़ता है, वो भीम आर्मी है। आपको भी जब कभी ये लगे कहीं गलत हो रहा है तो नीला गमछा डालकर चले जाइएगा, नीला पन्ना डालकर चले जाइएगा, जाकर बता दीजिएगा भीम आर्मी कार्यकर्ता हूं। जीवन मौत में ज्यादा फर्क नहीं है, दो ही चीज सच है, एक दिन आप पैदा हो जाओगे, दूसरे दिन मर जाओगे। हो सकता है कि मैं यहां से जाता हूं मर जाऊं, क्या होगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन जीवन और मौत के बीच का जो संघर्ष है, जो पीरियड हम लोग जीते हैं, उसमें इतिहास में नाम करने का भी समय आता है। भगत सिंह को तो लोग जानते होंगे ना, भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी ली थी। खुदीराम बोस को भी जानते होंगे, 16 साल की उम्र में उन्होंने फांसी ली थी। जीवन छोटा था, लेकिन जीवन क्या था, उन लोगों ने इतिहास रच दिया था। तो आपको भी वही क्वालिटी पैदा करनी है कि जीना और मरना तो ये तो तय है, ये तो होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन उसके जो बीच का पीरियड है, उसमें कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग याद रखें, लोग आपको लिखें, किताबों में पढ़ें। बड़े महापुरुषों ने एक बात कही है कि जो लोग नहीं बिका करते उनकी फोटो बिकती है। सबसे बड़े महापुरुष बने बाबा साहब अम्बेडकर, अपने समय पर बिक जाते तो ऐसा इनका फोटो बिकता, इनका फोटो ना बिकता, हम इनको सलूट ना कर रहे होते। फूले साहब अपने समय पर बिक जाते, जब इनका पढ़ते हैं, इनका संघर्ष पढ़ते हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत नहीं रही जिसमें फूले साहब को रोका ना हो। बाबा साहब के सिद्धांतिक गुरु थे, लेकिन नहीं रुके, नहीं बिके। आज हम इनको पढ़ते हैं, इनके फोटो को खरीद कर अपने घरों में लगाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले साहब का श्याम, जीना भाना वाल्मीकि साहब, ऐसे तमाम नाम हैं जो नहीं बिके, आज उनके फोटो बिक रहे हैं। तो इतिहास में नाम दर्ज करने का समय आ चुका दोस्तों। लड़ाई तो बहुत मजबूत कर दी है, लड़ाई तो इतनी मजबूत कर दी है कि अब किसी की हिम्मत नहीं है भीम आर्मी का नाम आते ही फड़क जाए ना। अगर वो गलत है